यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस है, और ये यहाँ पे मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है इसका। और यहाँ पे जैसे मान लो ये 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है ना। अब इधर क्या होगा, हमेशा माइनस, आपने देखा होगा दो अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होती है, ये एक एक्स अक्ष होती है। हमेशा इधर क्या होता है, प्लस 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 प्लस, इधर क्या होता है, माइनस माइनस माइनस, ऐसे ऐसे होता है ना, ये ध्यान रखना, ये तो प्लस प्लस होता है और इधर जो होता है ये माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस मान होगा, और यहाँ पे प्रतिबिंब यूँ है तो माइनस में इसका भी मान माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सवाल कर रखा, आप देख सकते हो, ये पहला सवाल यहाँ पे, तो 15 सेंटीमीटर इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर कर रखी माइनस में। अब बीम की दूरी पूछी इसने, वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो वस्तु सीधी सी बात है कि एफ से आगे ही रखी होगी, है ना, यानी 15 से तो आगे आएगा मान इसका, ये तो मान ही लो आप, है ना। कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो समझा देता हूँ, कभी भी ये अंदाज से आंसर भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जैसे कि आपका लेंस है, आपको ये तो पता ही है कि ये मुख्य अक्ष है, अब ये फोकस दूरी है, तो यदि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यूँ कह रहा है ना वो, है ना, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर इसके आगे यहाँ वस्तु रखेंगे तो ही ऐसा होगा, ये तो आप जानते ही हो। 15 से तो ज़्यादा ही इसका मान आएगा, ठीक है, ये तो मान के चलो आप। 10 पे बन रहा है, इसका मतलब 20 से भी ज़्यादा मान आएगा, है ना, ये भी मान सकते हो आप, क्योंकि जैसे ही 15 पे आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, प्रतिबिंब भी 15 पे आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पे आ जाएगा। देख सकते हैं अपन तो क्या आता है इसका मान, तो देखो यहाँ से ये सूत्र लगा रखा है, 1/f 1/v, ये वाला सूत्र आप देख सकते हो, ये फार्मूला है इसका। इसके अंदर आपने क्या किया, अपन को क्या निकालना है, u निकालना है, तो u आगे ले लिया और f को इसने पीछे कर दिया माइनस में। उसके बाद अपन ने मान रख दिया, देखो v का मान -10, क्योंकि v किसकी दूरी है, यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, और 1/15 यानी फोकस दूरी की दूरी डाल दी। फिर -10 15 का हमने एलसीएम ले लिया, है ना, क्या लेंगे उसके बाद, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आया 30, और 30 के हमने क्या किया, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पर आप देखोगे, फिर नीचे वाली संख्या का भाग दिया, तो 3 बार गया, ऊपर से गुणा किया -3, फिर 15 का फिर 30 में भाग दिया, 2 बार गया, फिर तो माइनस, तो यहाँ 1/30 आया माइनस, तो यानी u बराबर कितना आया, 30 आया। तो देखो ये भी माइनस में आया, क्योंकि उधर ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, तो जिधर वस्तु बिंब है या वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए माइनस में आएगा। और देखो आंसर कितना आया इसका, 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ये। और आगे देखो, इसमें आवर्धन पूछा था, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u। बीम लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो आवर्धन क्या होगा, तो यानी वस्तु की दूरी और बीम की दूरी अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी अगर हमें पता है, तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। हम क्या करना होगा, हमें v का जो मान है 10, उसके अंदर u का जो मान है उसका भाग देना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आवर्धन आ जाएगा, ये आएगा +0.33। उसके बाद था नेक्स्ट प्रश्न, परावर्तन अपवर्तन में क्या अंतर है। तो परावर्तन में आपको पता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और दर्पण के टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना। और परावर्तन में हमेशा दर्पण यूज़ किया जाता है, और अब अपवर्तन के अंदर हमेशा लेंस में काम में लिया जाता है। और अपवर्तन के अंदर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, अगर विरल से सघन माध्यम है तो, और सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये है। अच्छा, एक और क्या अंतर लिख सकते हैं कि इसमें जो है आपतित किरण, जो परावर्तन है, इसमें आपतित किरण द्वारा बना कोण आई तथा आर हमेशा बराबर होता है, जबकि अपवर्तन के अंदर आई और आर जो कोण होता है वो हमेशा अलग अलग होता है। तो ये कुछ अंतर है, 2-3 अंतर आपको मैंने बताए। और एक और ये यहाँ परिभाषा लिख रखी, जैसे इन्होंने क्या किया कि अंतर न लिख के पूरा समझा दिया है इन्होंने, कि प्रकाश किरण का अपवर्तन पारदर्शी पृष्ठ से टकरा कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये अपवर्तन का नियम समझा दिया इन्होंने।
नेक्स्ट हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो परावर्तन अपवर्तन में 3 अंतर है। टोटली आपको 3 अंतर आपको दिमाग में रखना है कम से कम, कि परावर्तन में हमेशा प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जबकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। दूसरा होगा, परावर्तन हमेशा दर्पण में होता है और अपवर्तन हमेशा लेंस में होता है। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या होगी कि परावर्तन के अंदर कोण आई का मान और आर का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है, जबकि यहाँ पे आई और आर का जो मान है, ये देखो यहाँ पे आई का मान ये होगा तो आर का मान कम होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई, और उसके बाद हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट आराम से दिखाई देती है, परंतु वस्तु सुस्पष्ट नहीं, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है ना। ये ध्यान रखना कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है लिखा हुआ। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना पे न बनकर रेटिना से पहले ही बन गया। देखो यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ ना बन के यहीं बन गया प्रतिबिंब। बनना कहाँ चाहिए था? यहाँ चाहिए था। तो इसको आगे लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देगा, थोड़ा सा अपसारित कर देगा, तो जिससे क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ पे आके क्रॉस करेगी, है ना, यहाँ पे क्रॉस करेगी, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका समाधान आप देख सकते हो, यहाँ आगे दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए आपका इसका समाधान, ये अवतल लेंस लगा दिया यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब रेटिना पे बन गया। तो निकट दृष्टि के अंदर ध्यान रखना है कि निकट वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसके अंदर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, और उसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में क्या होता है, वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, अगला हमारा है दूरदृष्टि। वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर, रेटिना पर न बन के कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है, जबकि ये रेटिना यहाँ है। तो इसको इधर लाने के लिए हमें इधर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का। आप देख सकते हो आगे जहाँ पे, ये देखो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया ये, और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे, और हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई दी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो अगला है समझन क्षमता क्या होती है। समझन क्षमता का मतलब होता है कि वह क्षमता जिसमें हम किसी भी वस्तु को क्या देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम किताब को कितना दूर रखें, तो कम से कम हम एकदम पास रखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम जैसे जैसे दूर ले जाएंगे, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर हमारे आँख से अगर दूर होती है वस्तु या कोई भी लिखा हुआ बुक वगैरह, तो हम आराम से आसानी से बिना तनाव के आँखों में पढ़ सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे निकट बिंदु, और समझन क्षमता होगी वो। अच्छा, दूर वस्तु, तो दूर क्या होगा, अनंत पर देखने के लिए। तो निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु इसका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। समझन क्षमता का मतलब यह है कि निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को साफ देखने की जो क्षमता होती है उसको समझन क्षमता कहते हैं। मैंने अगले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाशीय केंद्र। जो पार्ट 13 है उसके अंदर अच्छा समझा रखा है इसको। गोली पृष्ठ का वह बिंदु या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण गुजरने पर अपवर्तन के पश्चात अपने पथ से विचलित नहीं होती है। इसने परिभाषा कैसे दे रखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि प्रकाश केंद्र का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रकाश किरण आती है और वापस विचलित नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे कि कोई भी ये, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको। जैसे मान लो ये लेंस है, इसमें कोई प्रकाश किरण आ रही है और वापस विचलित नहीं हो रही, जैसे आ रही है इस प्रकार से, है ना ये। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसकी परिभाषा क्या हो, गोली पृष्ठ का वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण गुजरने पर अपवर्तन के पश्चात अपने पथ से विचलित नहीं होता, वो प्रकाश केंद्र होता है। ठीक है, तो अभी बता दिया मैंने आपको प्रकाश केंद्र कहाँ होगा, तो ये प्रकाश केंद्र है और ये यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ से कोई विचलित नहीं होती है,
नेक्स्ट है दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी होती है, ध्यान रखना। ये जैसे कि लेंस, यहाँ ध्यान रखना, फोकस दूरी जो है ये मुख्य अक्ष होता है ना, फोकस दूरी है ना, ये जो फोकस जो लेंस की जो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिस भाग का भी हम लेंस बना रहे हैं, जैसे ये पूरा कांच का है, गोला है, इसमें से हमने ये निकाला तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर की यानी जो वृत्ता त्रिज्या है, इस त्रिज्या की आधी क्या होती है, हमेशा फोकस दूरी होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो त्रिज्या की जो भी जिस पृष्ठ से जिस वक्रता पृष्ठ कांच से दर्पण या लेंस निकाला जा रहा है, उस वक्रता त्रिज्या का आधा हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। दोनों की परिभाषा ये हो सकती है, जबकि यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हैं कि फोकस बिंदु ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, लेंस के फोकस दूरी, फोकस बिंदु व प्रकाशीय केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्योंकि दर्पण में ध्रुव कहते हैं, दर्पण में इसको यानी ध्यान रखना, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसमें ध्रुव कहते हैं इसको, ये भाग। और लेंस की अगर बात करें तो लेंस में इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, बाकी चीज़ वही है ना, ये मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष है, तो ये क्या है, ध्रुव है, ये तो ध्रुव है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। बाकी तो फोकस दूरी तो दोनों की होगी, तो यानी ध्रुव व फोकस दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र व फोकस दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी, दोनों के अंदर बता दी मैंने। नेक्स्ट है आपका वक्रता केंद्र क्या होगा। तो देखो, गोली पृष्ठ के जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है, ये लिखा हुआ ठीक है ना। गोली पृष्ठ वक्रता केंद्र यानी गोली पृष्ठ के जिस गोले का भाग है, मतलब ये गोला है और जिसका मतलब हम लेंस निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, तो इसका जो वक्रता जो केंद्र है वो क्या है, वक्रता इसकी त्रिज्या है। मोतियाबिंद क्या होता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंख के अंदर जो हमारा आंख है, अभिनेत्र लेंस है, क्रिस्टल लेंस पर धुंधली या दूधिया परत का चढ़ जाना, जिससे व्यक्ति को वस्तु सुस्पष्ट आराम से नहीं दिखाई देती है। जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, अभिनेत्र लेंस है कमजोर होता जाता है, धुंधला होता जाता है, और उसमें क्रिस्टली लेंस में एक दूधिया या धुंधला हो जाता है और ऊपर एक ऐसा हो जाता है, तो फिर उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में तारों के प्रकाश में वायुमंडल में प्रवेशित होने तथा पृष्ठ तक पहुंचने तक, यानी जो हम चीज़ों को देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल के अपवर्तन से होती हुई प्रेक्षक के आंख तक पहुंचती है, यानी हमारी आंख तक पहुंचती। प्रेक्षक का मतलब हम, हमारे आंख तक पहुंचती, तो जिससे हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, कहीं सघन वायु हैं, कहीं विरल वायु है, तो प्रकाश किरण आ रही है, तो विरल से सघन में आएगी तो आपको पता ही है अपवर्तन हो रहा है, तो अभिलंब के पास जाएगी। फिर अगर कहीं विरल आ गया तो फिर दूर चली गई, फिर कहीं सघन आ गया तो फिर कहीं पास चली गई अभिलंब के। इस प्रकार से अपने मार्ग से बार बार ऐसे आगे पीछे हो जाती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका एक लाइन का आंसर है ये। पूरा समझाना चाहो तो समझा सकते हो, जैसे मैंने बोला है कि बार बार प्रकाश की बहुत सारी वायुमंडल में परतें होती हैं, और कहीं सघन होती है, कहीं विरल होती है, तो इसमें प्रकाश किरण आती है, तो बार बार अपवर्तन होने से ये अपने मार्ग से विचलित होती हुई हमें प्रतीत होती है, तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश। उसके बाद आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है, अगला प्रश्न है हमारा। तो आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये आप सभी जानते भी हो, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकीर्णन होता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, क्योंकि लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं प्रबलता से। तो प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं उसमें से जो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है और नीले प्रकाश का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो इन्होंने लिखा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
है ना। तो कौन से प्रकाश, तो यानी ध्यान रखना कि लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है या तरंग दैर्घ्य जो होती है नीले रंग की, जो कम होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है इसकी? कम होती है नीले प्रकाश की। तरंग दैर्घ्य कम होती किसकी? नीले प्रकाश की। इसीलिए तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाएगा। तो याद रखना कि इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, और प्रकीर्णन हुआ नीला प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। एक और चीज़ है कि अगर हम आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो हमें आकाश काला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होने से वहाँ पे क्या है कि हमें प्रकाश की जो किरण है वो सुस्पष्ट जो वातावरण नहीं होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी प्रश्न आएगा तो इसको मैं और समझा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। सूर्य का उदय होना और अस्त होने के समय लाल दिखाई देना। जब सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है, उस दौरान सूर्य कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल लाल दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश जब 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 जल की सूक्ष्म बूंदों से टकराती हैं या वायुमंडल, ये तो इंद्रधनुष का है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अभी मैंने बताया कि नीले का कम होता है तरंग दैर्घ्य, और लाल का क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रकीर्णन यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रकीर्णन कम होगा, नीले का अधिक होता है। तो प्रकीर्णन कम होता है जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के सूर्य उदय व अस्त समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का किरण क्या आ रहा है? बहुत दूर है प्रकाश, क्योंकि सूर्य की क्षैतिज हम देखते हैं उस समय उसको, क्योंकि सूर्य उदय होता है अस्त होता है उस समय क्षैतिज देखते हैं, तो उस समय बहुत सारी प्रकाश की बीच में वायुमंडली बहुत ज़्यादा सघन उसके आ जाता है, क्योंकि क्षैतिज के पास वायुमंडल ज़्यादा होता है। तो लाल जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से प्रकीर्णन उसका यानी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और वो हमें आसानी से हमारी आंख तक पहुंच जाता है। इसलिए देखना कि जो रेल वगैरह होती है उसमें वहाँ पे इंडिकेटर के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, लाल बल्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ध्यान रखना, और नीले की कम होती है। दूसरा, इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश जब जल की सूक्ष्म बूंद से टकराता है तो वो क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। तो अपवर्तन की घटना होती है और वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे क्या होगा कि अपवर्तन की घटना होगी और फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष दिखेगा। तो हमेशा हमें सूर्य की विपरीत दिशा में दिखेगा। ये किधर दिखेगा? जिधर सूर्य पूरब में आ रहा है तो हमें पश्चिम में दिखेगा। हम पश्चिम में अगर सूर्य जो पूरब में दिखेगा वो, तो जल की बूंद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। देख सकते हो आप, ये इधर सूर्य है और इधर ही यहाँ पे इंद्रधनुष बनेगा, यहाँ पे। दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आप देखना रोड पे पानी भरा हुआ दिखता है, रेगिस्तान में मृग मृच्छिकाओं का दिखना, ये सभी आते हैं। तो आज का ये पेपर था जो मैंने समझाया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न बच गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।